पिछले व्याख्यान एक में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए त्रिस्तरीय योजना बनाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष एक बैठक करें जिसमें सभी शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं की आवश्यकता सबके सम्मुख रखें। उसकी योजना उनके दिमाग में क्या है इसको भी स्पष्ट करें। कितनी कक्षाओं की उन्हें आवश्यकता होगी जो ऑनलाइन व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार सभी शिक्षक अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी योजना रख सकते हैं, जिसके आधार पर विभागाध्यक्ष महोदय एक कंसोलिडेटेड प्लान अपने विभिन्न कक्षाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरे स्तर पर जो भी कंसोलिडेटेड प्लान बना, अर्थात विभिन्न पेपर्स में विभिन्न शिक्षक किस प्रकार कक्षाएं लेने वाले हैं, उनसे संपर्क के आधार पर छात्रों को अपना शेड्यूल तय करना चाहिए, या यह शेड्यूल स्वयं विभागाध्यक्ष महोदय शिक्षकों की सहमति से स्वयं तैयार कर सकते हैं। और यह व्यापक तौर पर छात्रों के साथ होने वाली ऑनलाइन बैठक में तय की जा सकती है। और तीसरे स्तर पर विभिन्न शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कोर्स डिलीवरी की तैयारी करके उसको अंततः छात्रों तक पहुंचाना, उनके साथ प्रतिक्रिया करना और आवश्यक हो तो असाइनमेंट्स दे करके उनका ऑनलाइन मूल्यांकन करके अपने कोर्स संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें सबसे बड़ी बाधा जो कल हम लोगों ने देखा कि छात्रों का इन प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होना या छात्रों के पास ऐसी बेसिक सुविधाएं न होना जिससे कि ऑनलाइन प्रक्रिया में वह पूरी तरह से प्रतिभाग कर सके, जिसके संबंध में मेरा यह सुझाव था कि सेशन के प्रारंभ से ही हम छात्रों को लगातार विश्वविद्यालय के कंप्यूटर पर, विश्वविद्यालय के इंटरनेट पर और एक विशेष विभाग या स्वयं उनके शिक्षकों के दिशा निर्देशन में उनके शिक्षकों के व्याख्यान के साथ साथ किस प्रकार ऑनलाइन उपलब्ध सामग्रियों का छात्र प्रयोग करें, जिससे कि ऑनलाइन शिक्षण और क्लास शिक्षण दोनों के एक समुचित मिश्रण से छात्रों का अधिकाधिक भला हो सके। इसमें बहुत सारे जो सरकारी कार्यक्रम हैं, जैसे स्वयं के कार्यक्रम या स्वयं प्रभा के कार्यक्रम, दूरदर्शन पे आने वाले ज्ञानवाणी या इग्नो द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम, ज्ञान कोश, और प्रतिदिन अनेक ऐसे कार्यक्रम के अलावा यूट्यूब पे टेडेक्स, खान एकेडमी और अनेक प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित कक्षाओं का उपयोग छात्र कैसे करें, यह शिक्षक लगातार अपने मार्गदर्शन में उन्हें सूचित करते रहें, जिससे शिक्षकों के खुद के व्याख्यान, उनके द्वारा सुझाई गई पुस्तकें और ऑनलाइन उपलब्ध ढेर सारा मटेरियल छात्रों को अपनी सुविधानुसार अपने विषय सामग्री के अध्ययन, अपने पाठ्यक्रम की तैयारी और अपने योजना के अनुसार अपनी परीक्षाओं की तैयारी बड़े ही आसानी से की जा सकती है। अब आज हम ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो 3 चरण कल के व्याख्यान में हमने बताया था, उन्हीं का विस्तारीकरण करने जा रहा हूँ, जिससे कि ऑनलाइन शिक्षण के लिए यह जो 3 कदम हमने उठाने की आवश्यकता बताई है, उसको आसानी से समझा जा सके और उसके संबंध में एक रणनीति, अपनी आवश्यकता, अपनी सुविधा, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने लिमिटेशंस
के हिसाब से किया जा सके। दरअसल हमारे देश में ऑनलाइन शिक्षा का प्रादुर्भाव सन 1985 में ही हो गया था, जब दूरस्थ शिक्षा हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस समय भी दुनिया भर में ब्रिटेन के बाद इग्नो वह दूसरी संस्था थी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनकी योजनाएं, जिनके कोर्सेज और जिनके उद्देश्य दूसरे नंबर पर थे। आज की तारीख में पूरी दुनिया में इग्नो सबसे पहले नंबर पर है। छात्रों की संख्या, कार्यक्रमों की संख्या, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कई सैटेलाइट्स तक इन्वॉल्व हैं और विभिन्न प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए, जो बिल्कुल अशिक्षित हैं, जो कुछ शिक्षित हैं, जो बहुत अधिक शिक्षित हैं, टेक्निकल कोर्सेज, सभी प्रकार के पाठ्यक्रम आज इग्नू में उपलब्ध हैं, जिनका दुनिया भर में फैले लोग उपयोग कर रहे हैं। सन 2011 से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और MIT के आपसी सहयोग से तैयार EDX प्लेटफॉर्म, जो मूक्स कोर्सेज के लिए तैयार किया गया, इस प्लेटफॉर्म ने तो ऑनलाइन शिक्षण में क्रांति ही मचा दी। उसके पश्चात से न केवल विश्व के स्तर पर बल्कि विभिन्न देशों, उसमें भारत सबसे अग्रणी है कि विभिन्न संस्थाओं, खासकर IIT और स्वयं UGC के द्वारा स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे अनेक छात्रोपयोगी ऑनलाइन कोर्सेज प्रारंभ किए गए हैं। UGC ने स्वयं के माध्यम से तो यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को छूट दे रखी है कि अपने विभिन्न कार्यक्रमों में इन स्वयं पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों को अपने पाठ्यक्रम से वो जोड़ सकते हैं। अर्थात कुछ पेपर स्वयं के प्लेटफॉर्म पर अगर छात्र अध्ययन करे और उसमें परीक्षा उत्तीर्ण करे तो उसके अंक ही जोड़कर छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालय द्वारा अपनी डिग्री दी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे विश्वविद्यालय स्वयं के इन कार्यक्रमों को अपनाने में न जाने क्यों इतनी देरी कर रहे हैं और प्रायः बहुत ही किंचित कुछ ही विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं के इन कोर्सेज को अपने स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में शामिल किया गया। आशा की जानी चाहिए कि भविष्य में यदि विश्वविद्यालय स्वयं चैनल पर उपलब्ध इन ऑनलाइन कोर्सेज को अपने पाठ्यक्रम से जोड़ें तो निश्चय ही ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानकारी, उनकी लोकप्रियता, उनकी उपयोगिता से न केवल छात्र बेहतर ढंग से जानेंगे बल्कि हमारे शिक्षक भी उसको और नज़दीक से उन्हें जानने, परखने और प्रयोग करने का मौका मिलेगा। तो अब हम आते हैं उन 3 चरणों में जो हमने कल स्पष्ट किया था अपने पहले व्याख्यान में। आज के इस दूसरे व्याख्यान में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दरअसल किसी भी पाठ्यक्रम में ये 3 चीजें आवश्यक हैं: व्याख्यान, आपसी प्रतिक्रिया और तीसरा असाइनमेंट या परीक्षा, या दोनों। व्याख्यान अब तक हम कन्वेंशनल मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में शिक्षक छात्रों को उनकी कक्षाओं में ही फिजिकल फॉर्मेट में ही व्याख्यान देता आया है। यदि हम ऑनलाइन प्रक्रिया से पहले ही जुड़े होते तो हमारे शिक्षक भी पुराने पुस्तकों के स्थान पर इंटरनेट पे उपलब्ध नवीन विषय सामग्री से ज़्यादा तेजी से और बेहतर परिचित हो पाता। लेकिन चूंकि हमने औपचारिक रूप में इन ऑनलाइन उपलब्ध कोर्सेज को अपने विश्वविद्यालयों में नहीं अपनाया, इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे शिक्षक भी ऑनलाइन शिक्षण पद्धति और उसकी उपलब्ध सुविधाओं से भली भांति परिचित नहीं हो सके। कुछ एक शिक्षकों को छोड़कर जो ज़्यादा जागरूक रहे और समय से इन आने वाले समय की धारा को पहचान लिए।
दूसरा, अब इस प्रक्रिया में जो व्याख्यान है, अ, व्याख्यान के अलावा दूसरा आता है आपसी प्रतिक्रिया। फिजिकल क्लासेस में आपसी प्रतिक्रिया की कोई समस्या नहीं है। यहाँ छात्र प्रश्न रखता है, शिक्षक उनका उत्तर देता है, आपस में स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन भी कक्षाओं में हो जाता है। और तीसरा, असाइनमेंट और परीक्षा, यह भी हम भली भांति परिचित हैं कि हमारे वर्तमान कन्वेंशनल शिक्षा पद्धति में यह किस प्रकार से संचालित होता है। जब यही तीनों आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हम ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक भिन्न रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, व्याख्यान। अब पिछले एक दशक से मूडल, अडोब एक्रोबैट का क्लास मैनेजमेंट, और उसके बाद 2008 के बाद आए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ईआरपी के रूप में इस हेतु प्रयोग किए जाते रहे हैं। मूडल पूरी दुनिया में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वह सॉफ्टवेयर है जिसमें छात्रों के प्रवेश से लेकर के उनकी कक्षाओं, उनके दिन प्रतिदिन की असाइनमेंट, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके असाइनमेंट, उनकी परीक्षा, उनकी समस्याएं, उनको उत्तर, उनका अटेंडेंस, उनके ग्रीवांसेस, उनके इशू किए जाने वाले विभिन्न विषय सामग्री, आने वाले दिनों में उनको उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षण सामग्री, इन सब का बड़ा ही सिस्टमेटिक व्यवस्था प्रदान करता है। मूडल के बाद अडोब एक्रोबैट का क्लास मैनेजमेंट एक ऐसा ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो उसी के समकक्ष दूसरे नंबर पर सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर है, जो इंटरनल एजुकेशनल अरेंजमेंट के लिए प्रयोग होता है, अर्थात शिक्षण, प्रतिक्रिया और परीक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए। अब इस ईआरपी के अलावा दूसरी एक प्रणाली भी हो सकती है जो तुलनात्मक रूप से सस्ती और शुरुआती तौर पर प्रयोग करने के लिए, खास करके ऐसी संस्थाएं जो इसके लिए बड़ी मात्रा में बजट के लिए प्रावधान करने की स्थिति में नहीं है, या ऑनलाइन शिक्षण को प्रयोग के तौर पर 1-2 साल पहले इसको लोकप्रिय करना चाहती हैं, उनके लिए यह व्यवस्था उत्तम होगा कि वो माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट क्लास, गूगल क्लास, जूम, गूगल मीट जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर को प्रारंभिक तौर पर अपनाएं। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने तो यहाँ तक सुविधा प्रदान कर रखी है कि विश्वविद्यालय अपने सर्वर लेवल पर इन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वर लेवल पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग अर्थात नेटवर्क के रूप में एक ही जगह से, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कला संकाय के बीए की किसी एक कक्षा संबंधी आंकड़े एक बार सर्वर पर रख दिए गए और उससे हम जब चाहें जितने भी शिक्षकों को, विषयों को उनसे जोड़ सकते हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर अपनी कक्षा में उन सभी छात्रों से संपर्क स्थापित कर सकता है, उन्हें असाइनमेंट दे सकता है, उनके साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, उनके द्वारा सबमिट असाइनमेंट को ऑनलाइन ही परीक्षण कर सकता है, उन परीक्षण के उपरांत उन पर अंक दे सकता है, उस पर चाहे तो हर असाइनमेंट पर अलग अलग कमेंट या कुछ टेलर मेड कमेंट्स का भी प्रयोग सीधे सर्वर से ही कर सकता है। अर्थात पूरी प्रक्रिया को इतना सुगम बना देना जिससे कि किसी भी शिक्षक का इन कार्यों में लगने वाला समय पारंपरिक ढंग से लगने वाले समय की तुलना में 10 गुना कम हो जाए। यही कारण है कि अनेक प्रदेशों में अनेक महाविद्यालय
इस प्रक्रिया को पिछले 4-5 सालों से बखूबी प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा इन प्रक्रियाओं को हम प्रयोग करते हैं, हमारे छात्र उतनी तेजी से इनमें पारंगत होते हैं और इनको अपनाने में क्या फ़ायदा है और कैसे इसको अपनाएं, अपना मार्ग स्वयं बना लेते हैं। यही बात शिक्षकों के साथ भी लागू होता है। इसी प्रकार जूम जूम या वेबएक्स के जो फ्री अवेलेबल ऑनलाइन मीटिंग्स के जो सॉफ्टवेयर हैं, 40 की संख्या या कहीं कहीं 100 की संख्या, 40 पर मिनट या कहीं कहीं 1 घंटे का समय इसमें निर्धारित है, जो फ्री बेसिक इनके सब्सक्रिप्शंस हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने सुविधा दे रखी है कि यदि कोई स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सीधे इनसे संपर्क करे और अपनी आवश्यकता बताए, तो स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पर यह उसकी आवश्यकता के अनुरूप समय और संख्या दोनों बढ़ा सकते हैं। अनेक स्कूल कॉलेजेस इसका लाभ इस लॉकडाउन के पीरियड में उठा रहे हैं और अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपनी कक्षाओं का प्रबंधन कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप से हम परिचित ही हैं। व्हाट्सएप दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति कर रहा है, उसमें नए फीचर्स जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हम अपने छात्रों को माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड्स, एक्सेल, ये सभी फ्री अवेलेबल हैं एजुकेशनल संस्थाओं के लिए। स्काइप बहुत पहले समय से, लंबे समय से चली आ रही ऐसी सुविधा, जिसमें अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन वाइवा लेने, प्रैक्टिकल लेने का काम कर रहे हैं, उनका उपयोग भी हम इस तरह के प्रतिक्रिया संबंधी कार्यों के लिए कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी सॉफ्टवेयर का नाम लिया, चाहे वो ईआरपी हो, चाहे वो अलग से सस्ता ढंग से अपना कार्य कर लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या एडोब के विभिन्न फ्री प्रोग्राम हों, या जूम, वेबएक्स, गूगल मीट जैसे सॉफ्टवेयर हों जिनके माध्यम से हम छात्रों से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उनका प्रयोग हो। इन सब के प्रयोग के माध्यम से हम छात्रों को सीधे छात्रों से जुड़ करके उन्हें व्याख्यान देने का कार्य और उनसे प्रतिक्रिया लेने और देने का कार्य, इसमें भी प्रतिक्रिया टीचर्स टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, और कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरे संस्थाओं को भी इसमें जोड़ दें। यदि हम जैसे विभागाध्यक्ष को भी अगर छात्र अपनी कुछ बात या फीडबैक देना चाहें, तो फीडबैक चैनल के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे शिक्षक इसमें कितना सहयोग कर पाएंगे। यह समस्या जेन्युइन है हमारे शिक्षकों की भी कि उन्हें इस प्रकार का यदि कोई प्रशिक्षण नहीं मिला या इस तरह के माहौल में उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला, तो इसमें कार्य करने में उन्हें प्राकृतिक तौर पर प्रारंभ में परेशानी होगी। इसका भी निराकरण यह है कि उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना इतना आसान है, इसमें कहीं कोई टेक्निकलिटी नहीं है। दूसरी बात जो और भी महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के साथ जो सबसे बड़ी सुविधा है कि उसकी खूबसूरती या उसकी उपयोगिता या वह कितना बढ़िया है, इसकी कसौटी हमेशा से यह मानी जाती रही है कि वह प्रयोग करने में कितना आसान है। वह किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय कितने अच्छे ढंग से प्रयोग कर लिया जाएगा। दरअसल इसी आधार पे किसी भी सॉफ्टवेयर की उपयोगिता, उसकी लोकप्रियता और उसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या निर्धारित होती है। इसलिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि शिक्षकों को 1 या 2 दिन के प्रशिक्षण के बाद ही हम बड़े आराम से ये सभी सॉफ्टवेयर, चाहे वो ईआरपी से संबंधित हो, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी का फुल फॉर्म है, या वो फ्री अवेलेबल दूसरे तमाम सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ईआरपी पर लंबा चौड़ा खर्च करने की स्थिति में न हो, इनके बारे में हम शिक्षकों को
बड़ी आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका यह है कि जैसा कि मैंने कल भी इसकी चर्चा की कि प्रत्येक कक्षा में नेचुरल ढंग से 20 से 30% छात्र हमेशा ऐसे मिलते हैं जो टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने में अपने को बहुत ही सहज और इन्हें बहुत ही धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हर विभाग में 20 से 30%, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो 70-80% शिक्षक इन सभी विधाओं का बखूबी पिछले कई वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। निश्चय ही उन्हें प्रसन्नता होगी यदि इन विधाओं को अपनी कक्षाओं तक ले जाने में उन्हें मदद की जाए, और जब उन्हें इनके प्रयोग के साथ धीरे धीरे यह आभास होगा कि पारंपरिक विधियों की तुलना में इन सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से वो अपने व्याख्यान को और भी ज़्यादा क्वालिटेटिवली इम्प्रूव कर सकते हैं, छात्रों से बेहतर इंटरैक्ट कर सकते हैं और छात्रों को बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण सामग्री मुहैया करा सकते हैं, तो निश्चय ही यह देखकर उनका उत्साहवर्धन होना तय है। इसी प्रकार छात्रों के स्तर पर भी वे छात्र जो इन विधाओं से परिचित नहीं हैं, उन्हें ऐसे छात्रों को सुपुर्द किया जाए, यानी जिस प्रकार विभागों में ऐसे शिक्षक जो इन विधाओं में पारंगत नहीं हैं, उन्हें पारंगत शिक्षकों के साथ जोड़ा जाए, इसी प्रकार छात्रों के स्तर पर ऐसे छात्र जो इन विधाओं में पारंगत नहीं हैं, उन्हें पारंगत छात्रों के साथ जोड़ा जाए, तो निश्चय ही जो पिछड़े रह गए हैं उन्हें जल्दी से स्पीड बनाकर सबके साथ सम्मिलित होने में सहूलियत होगी। असाइनमेंट्स एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है हमारी शिक्षा के, और मैंने यह महसूस किया है कि कन्वेंशनल पद्धति की तुलना में ऑनलाइन पद्धति में असाइनमेंट्स देना, उनको पूरा करना, उनका मूल्यांकन करना, उनका रिजल्ट तैयार करना कई गुना ज़्यादा आसान और बेहतर है, क्योंकि इसमें कमेंट्स की सुविधा है। कमेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, छात्र उस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। किसी भी समय 24 घंटे में छात्र अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन डालता है और शिक्षक जब भी उसे सुविधा होती है या जब भी वह देखना और उत्तर देना चाहता है, अपनी सुविधा अनुसार वह उस पर उत्तर भी देता है, जो महज बोलकर लिखने के स्थान पर भी कमेंट के रूप में या उत्तर के रूप में छात्रों तक एंड वाइस वर्सा आदान प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार पहले चरण में जब शिक्षक और विभागाध्यक्ष एक साथ मिलकर के बैठ के योजना बनाते हैं, अपनी अपनी कक्षा की आवश्यकता, कितने ऑनलाइन कोर्सेज की आवश्यकता होगी, और उन्हें उन शिक्षकों की मदद से तैयार करना, उन्हें डिलीवर करना जो शिक्षक पहले से ही इन विधाओं में पारंगत हैं, दरअसल व्यवहारिक दृष्टिकोण से अत्यंत संभव बन पड़ता है। दूसरी ओर जब छात्रों से प्रतिक्रिया विभागाध्यक्ष करते हैं, तो छात्रों की अपेक्षाएं, उनकी समस्याएं, उनको विभागाध्यक्ष द्वारा बताया जाने वाला योजना, उस दिशा में कोई अगर सजेशन है या छात्रों को कोई अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता या कोई समस्या, इससे विभागाध्यक्ष परिचित हो पाते हैं। और तीसरे चरण में जब व्यावहारिक तौर पर इसे लागू करना होता है, उस समय विभागाध्यक्ष को सिर्फ दूर बैठकर इसे संचालित करना, बल्कि संचालित करना ना कहें, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, लोगों की प्रतिक्रियाएं, शिक्षकों से बातचीत करते रहना, उन्हें आने वाली समस्याओं के निराकरण के बारे में सोचना, और निश्चय ही जब एक बार यह प्रक्रिया चल पड़ती है तो कोई भी, चाहे शिक्षक हो, चाहे विभागाध्यक्ष हो, चाहे छात्र हो, इसमें पीछे मुड़ के कदापि नहीं देखेगा, क्योंकि यही वह विधा है जो दुनिया के विकासशील देशों में, विकासशील संस्थाओं में प्रचलित है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पारंपरिक विधियों, या यूँ कहें हम अपने देश में पारंपरिक विधियों के साथ इसका इस प्रकार से संयोजन करें जिससे कि हम सर्वाधिक लाभ उठा सकें, निश्चय ही इस दृष्टिकोण को अपनाने में हम न केवल इस कोरोना
लॉकडाउन स्थिति में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, बल्कि इसके बाद अपने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को और भी ज़्यादा समृद्ध कर सकते हैं। अगले भाग में हम इस ऑनलाइन प्रक्रिया के इतना पॉपुलर होने के कारण किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। धन्यवाद।